बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, इतना तो मुझे मुझे लगता है। तो ऐसी स्थिति में और क्या फिर तो डॉक्टर स्वामी की जरूरत पड़ेगी, और तो कोई है नहीं जो अपोजिशन को लेकर। जोड़ने में तो मेरी काबिलियत का जी। फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के भविष्य के लिए अब मोदी को छुट्टी करके जाना चाहिए, नहीं तो उसको विवश करना चाहिए जाने के लिए। और बीजेपी को थोड़े दिन के लिए बाहर रहना चाहिए, सत्ता में नहीं होना चाहिए। थोड़ी अंदर की सफाई करने के बाद जो सरकार बनेगी, खिचड़ी इंडिया हो या कोई भी हो, वो 1 साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद नए चुनाव होंगे, उसमें हम भारी बहुमत से दोबारा आ सकते हैं। मैं तो मोदी से बिल्कुल निराश किसी बात पर नहीं हूँ। मैंने देख लिया कि उसने मंत्रियों को क्या क्या दर्जा दिया है, सबको चपरासी बना के रखा है। जो भी काबिल हैं जैसे गडकरी हैं, उनका क्या किया है। हम्म। गडकरी बुरा नहीं माने वो तो अलग बात है, परंतु सबको पता है कि उसने क्या किया। राजनाथ कितना दुखी है ये भी मैं जानता हूँ। और जो चापलूसी करते हैं उनको कितना आगे बढ़ाया है ये भी जानता हूँ। जिनको कोई जानकारी नहीं है परंतु चमचे बने हुए हैं, उनको उन्होंने कितने क्या पद दिए हैं ये भी मैं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के भविष्य के लिए अब मोदी को छुट्टी करके जाना। सोनिया गांधी की चरित्र ऐसी है कि वो संस्कार में उसका कुछ विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से एक पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, जी। उसको आप उसकी लाश को आने नहीं देते हो। आज तक जो भी मैंने कहा है सब नियत नीति पर कहा है। उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है वो तो मैं हजार जानता हूँ, वो मैं बोलूंगा तो लोगों का दिमाग फट जाएगा। संघ के तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन आया कि तुम मन रहे हो, तो राजनाथ ने मुझे जानकारी, गडकरी, ये तो हमारी दो दो लोग पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी बात चल रही है। तब ये रेलवे स्टेशन आकर के मेरे लगेज लेकर अपने गाड़ी चलाते वो मुझे एक मिनिस्टर के घर में छोड़ते थे। परंतु पता नहीं क्या हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नए रूप देखा। ये बिल्कुल बदल गए थे। और मैंने और देश में और दुनिया में सब जानते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप मेरी बेइज्जती करोगे तो फिर वो चाणक्य जैसे यानी लस्सी डालूंगा सबके बिल्कुल बिल्कुल। घास की पर। नहीं वो। भी तो ये प्राइम मिनिस्टर बने तो भगवान नहीं बनता है, वो हमारी बल से बना है। तो इसीलिए उसके लिए जो या वो यदि प्रधानमंत्री कहते हैं अच्छा हर 2 हफ्ते में एक चाय पीने के लिए आ जाओ और मुझे बताओ क्या गलत मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं बाहर नहीं बोलता। हमें वो फोरम ही नहीं है। मुझे कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव में मैं नहीं हूँ। यानी कोई भी नाम लीजिए, मैं तो चाराना का मेंबर हूँ यहाँ। तो आपने बीजेपी का रंग पहना है तो आप उसके लिए बधाई। सर ये देखिए, इन रंगों का भी जो है पॉलिटिकलाइजेशन हो गया। मैंने तो तिरंगे का कलर पहना है सर। आई एम अ ट्रू पेट्रियट एंड ट्रू नेशनलिस्ट, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कमिंग फ्रॉम यू। सो अच्छा, ओके। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। भारत की राजनीति में जिनकी उम्र 40-50 साल की है इस वक्त, उन्हें डॉक्टर स्वामी के इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भले ही उनकी राजनीति में रुचि हो या ना हो, डॉक्टर स्वामी का नाम उन्होंने ना सुना। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो इस 2024 के चुनाव में भाग ले रही है, उसे बताना जरूरी है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी होने का मतलब क्या है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो इस देश के बहुत ही गिनती के जो इन दिनों इंटेलेक्चुअल लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जब राजनीति में वो आए थे तो 24 साल की उम्र में हार्वर्ड से वो पीएचडी कर चुके थे। उसके बाद 74 में उनका जो इकोनॉमिक्स में जो उनका पेपर था, जो उनकी रिसर्च थी, वो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला उनके साथी, जिनकी ख्याति आइंस्टाइन के बराबर है।
और इतनी सारी उपलब्धियां डॉक्टर स्वामी की रही। दिल्ली आईआईटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जो उनका योगदान है वो एक एपिसोड में तो शायद डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन ही हमें करना पड़ेगा। इतना उन्होंने काम भारत की राजनीति में किया है, इतना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। लेकिन शायद ये नियति का, इसको या प्रारब्ध की बात कहें कि देश उनकी प्रगल्भता से, उनकी बौद्धिक क्षमता से, उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है और जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं, उसका शायद हम देश के तौर पे उतना लाभ ले नहीं पाए। खास तौर पे उस वक्त में जबकि देश इस वक्त एक ऐसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब के बारे में जो भी जानते हैं वो बहुत स्पष्ट बोलते हैं। कम ही ऐसे राजनेता हैं जो हिपोक्रेट नहीं है। डॉक्टर साहब हैज द करेज टू कॉल अ स्पेड। उन्होंने अपने, अब कहने को तो उनकी जो शारीरिक उम्र है वो 84 है, लेकिन शायद वो 20-25 साल के नौजवान को भी अपनी ऊर्जा से मात दे सकते हैं। उनकी जो ऊर्जा है, आप उनके साथ अगर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी एनर्जी के पावर हाउस के साथ बैठे हैं। उनकी हमेशा नई बातें, हमेशा उनके पास कभी खाली नहीं होते डॉक्टर साहब। कितने सारे मुकदमे उन्होंने इस देश के लिए लड़े हैं। कम लोगों को शायद याद होगा कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका रास्ता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलवाया था, चाइना के उस समय के नेता से बात करके। कम ही लोगों को याद होगा आज की राजनीति में, क्योंकि आज शोर है, तमाशा है, शोशेबाजी है, शोमैनशिप है। बड़ा करो, बड़ा दिखाओ, करो छोटा, दिखाओ बहुत बड़ा। तो उसमें डॉक्टर स्वामी के उस योगदान को कम लोग जानते होंगे। नई पीढ़ी को असल में बताना जरूरी है। ये जो थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो डॉक्टर स्वामी से बात करेंगे उसकी फाउंडेशन बताना नई पीढ़ी को जरूरी है। क्योंकि ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जो मंदिर आज खुला है, उसकी शुरुआत डॉक्टर साहब ने की। उनकी एक ख्याति, वो भारत के लॉ मिनिस्टर भी रहे। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो जिस लिबरलाइजेशन की बात आज हम करते हैं, ग्लासनोस्ट पेरोस्ट्रोइका, उसके मूल में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का रहा है। और बाकी चूंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, उनके जो बाइट्स हैं मीडिया में वो इसलिए बहुत पॉपुलर है कि जब मीडिया वालों को कोई और हेडलाइन नहीं मिलती तो एक चीज मालूम है, डॉक्टर स्वामी से बात कर लीजिए, आपको साउंड बाइट मिल जाएगी, आपको हेडिंग मिल जाएगी। क्योंकि वो किसको बुद्धू कहेंगे, किसको इडियट कहेंगे, किसको जोकर कहेंगे, वो परवाह नहीं करते कि उसके सरनेम के साथ गांधी लगा है या मोदी लगा है। डॉक्टर स्वामी को अगर कहना है तो वो कहते हैं। तो ये भी एक ख्याति है, लेकिन शायद ये उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ न्याय हमने नहीं किया। तो डॉक्टर स्वामी, आज आपसे बहुत बार, हम लोग 30 साल से मीडिया में हैं, मैंने रूबरू भी किया है आपका राजीव शुक्ला जी के साथ जब मैं रूबरू करता था, मैंने तहलका में जब काम किया तब भी आपसे बात की, विनोद दुआ जी के साथ जब काम किया तब भी आपसे बात की। तो आपका एक पक्ष जिसमें लोग आपसे आते हैं साउंड बाइट लेने, वो तो एक अलग पक्ष है। लेकिन आज मैं आपसे चाहूंगा कि डॉक्टर स्वामी के पास जो इस समय देश की समस्या है उनके समाधान पे भी हम बात करें। हम कैसे निकल सकते हैं, ये जो 2024 का चुनाव है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 हिस्सों में डॉक्टर स्वामी हम बात करेंगे, एक राजनीति पे, एक आपके कानून के प्रति, न्याय के प्रति जो आपका ज्ञान रहा, जो आपकी धारणाएं हैं उस पर, और फिर हम थोड़ा इकोनॉमी में बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले चूंकि चुनाव का वक्त है, आप लगातार मोदी जी के बहुत क्रिटिकल हैं, आप लगातार हर इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि देश को उनको नहीं चुनना चाहिए, तीसरी बार मोदी माइनस बीजेपी शुड बी द ऑप्शन, बट हाउ डॉक्टर स्वामी, कैसे होगा वो? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है, ना कोई वो एक परिवार का है। इसमें कई कई आयाम हैं और ये सब आयाम की महत्व बहुत है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके बिना तो कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा हमें। और दूसरा है विश्व हिंदू परिषद, जो सिद्धांत पर एक नया दिशा हमारी देश को दिया है। और भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, इतने संगठन हैं, ये सब लग जाते हैं जब चुनाव हो या किसी आंदोलन हो,
तो इसीलिए हम लोगों को आदत पड़ गई है जवाहरलाल नेहरू के काल से कि किसी एक व्यक्ति को सब कुछ देना है। जैसे राम जन्मभूमि में मोदी का तो योगदान शून्य है, परंतु जब परिणाम आती है तो आपके अखबार वालों को इकट्ठे करके ऐसे बना देते हैं कि सब लोग ऐसा समझते हैं कि, और बताया जाता है, पब्लिक को भी यही बताया जाता है, क्योंकि आजकल सेंसरशिप भी बहुत तगड़ा है। अखबारों में जो नापसंद लोग हैं उनका तो छपता ही नहीं है, और छपेगा तो फिर उनकी जो कैबिनेट कमेटी है उसमें कि कोई व्यक्ति आएगा, उस पर पत्रकार के जो मालिक हैं, उस पत्रिका के जो मालिक हैं, उनसे बात करने के लिए। तो इस प्रकार से एक बनी हुई है जो हम लोग सब जानते नहीं है कि हमारी पार्टी को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। गिर सकते हैं बट उठ के फिर कर सकते हैं। 2 बार गिरे हैं, और एक बार मैं बता देता हूँ, सिर्फ 2 सीट मिली थी 1984 में जी। और फिर उसमें उठकर राम जन्मभूमि के नाम पर बढ़ते बढ़ते गए, और आखिर में अपने मेजॉरिटी में हम सरकार बनाई। ये बात है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को बताने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को घमंड हो जाए तो फिर उसको गद्दी से उतारना चाहिए, क्योंकि जैसे रावण को बड़े यानी गुण होने के बाद भी उसकी अहंकार से जी। उसकी अंत करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें दिक्कत ये है कि वोटर किसको चुने? वोटर के पास ऑप्शन क्या है? मतदाता के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी ही है। बीजेपी को वोट दो, एक व्यक्ति को हरा दो, यही मेरा लेकिन मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर अगर वोटर ये देखे, आपकी बात तो ठीक है, अब आपने अभी कहा कि आरएसएस बीजेपी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस जहां से शुरू हुई थी वो तो आज टोटल खत्म है। अब तो सब जगह मोदी की गारंटी है, कोई आरएसएस कहीं कुछ बोल नहीं पा रही है, ना वीएचपी का कोई वो दिखाई दे रहा है। आरएसएस कभी बोलती नहीं है, आरएसएस जो भी करती है निर्णय से करती है, तो आरएसएस को इसमें आपको यानी पब्लिक को तो ये आसानी से समझ में नहीं आएगी। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो निशाना है तो बहुत एकमात्र एक व्यक्ति का है कि तो मैं दो बार मौका मिल गया है, और उसमें कितना किया नहीं किया वो तो अलग से आप विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको खुद उसमें उतर जाना चाहिए। और इन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि 75 साल में संन्यास लेना चाहिए जो बिल्कुल आरएसएस में बिल्कुल, लेकिन मोदी जी ऐसा लगता नहीं है, वो तो डिक्लेयर अभी थे। तो 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी तो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो इसको सब चुप बैठ करके पर्दे के पीछे छिप के रहेंगे तो यानी जो सबसे दुर्बल है वो भी आपके सिर पर बैठ सकता है। मैं जी। कहता हूँ कि इसको खुलेआम बोलनी चाहिए। पत्रकार कोई एक बोल नहीं सकता, सब मुझसे बोलते हैं, आप अकेला बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? मैं क्या करूं? मेरा यानी नेचर ऐसा है कि मैं जो ठीक समझता हूँ वो बोलता हूँ, बोलते आया हूँ, जैसे आपने ही भी कहा था हमारी परिचय कराते समय। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, आपके बोलने की वजह से भी शायद, क्योंकि आपका एक आपकी एक आइडेंटिटी बनी है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपने तो इंदिरा जी के टाइम में भी वो नहीं किया, आप तो पार्लियामेंट में सरदार बन के चले गए इमरजेंसी के टाइम में, मतलब नहीं, कितने लोगों सरदार को नहीं, याद नहीं, है। हाँ। नहीं, मैं इमरजेंसी में सरदार था, बट जी। पार्लियामेंट में जाने के लिए मैं सरदार बन के नहीं जा सकता, गेट में ही रोक देते मुझे। तो कैसे मैं गए थे जैसे वो आज पूरा, आपके कैसे हुआ सामने था वो खड़ा हूँ, नहीं नहीं, जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ वैसा हूँ। आश्चर्य बात है कि ये मुझे पकड़े नहीं। उनको सबको पता था कि 18 केसेस मेरे ऊपर इंदिरा गांधी ने थोपा था। जब गेट में देखा तो आश्चर्य हुए, तो उन्होंने सोचा कहीं हो सकता है स्वामी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में दस्तखत कर दिया है और हम्म। इसीलिए वो माफी मांग के आ रहा है। तो हम्म। गेट में वो दूसरों लोगों को फोन कर रहे थे भाई क्या करना है। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो वहाँ शुरू हो रही थी पार्लियामेंट, उसमें शोक प्रस्ताव चल रही थी, और मैं तो तुरंत खड़ा होकर कहा कि एक व्यवस्था का प्रश्न है कि लोकतंत्र भी मर गया है, उसकी आपने जिक्र नहीं किया है। तो स्पीकर ने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई आइटम नहीं हो सकता।
तो फिर मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। इसमें ये सब लोग देखते रह गए, भाई ये कैसा आ गया, इतना ओपनली आया है। तो उनके दिमाग में भी है कि कोई समझौता मैंने कर ली या कोई माफीनामा कर ली। तो उस उलझन में मैं अंदर आया, बाहर निकला, और बाद में ये पकड़ नहीं सके। तो आप ही करेंगे असल में आपने कोई डिस्ग्रेस नहीं किया था, आपने कोई भेष नहीं बदला था, वो लोग आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्तब्ध हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कि हाँ, डॉक्टर स्वामी आ कैसे सकते हैं। और इस गफलत में हाँ, जब तक वो इसको रियलाइज करते, जब तक वो प्रोसेस कर पाते कि डॉक्टर स्वामी आए हैं, तो क्या उन्होंने कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या नहीं किया है, तब तक आप अपना काम करके निकल गए। एक दो मंत्री तो सब आप लोगों के हैंड ग्रेनेड फेंकने वाला हूं तो कुर्सी के नीचे चले गए थे, ये भी हुआ। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो स्वामी साहब ये बताएं हम्म, कि आप मोदी जी के जो इतने विरोधी हैं, इतना आप मोदी जी को, आप तो पुराने जानते हैं उनके बारे में, आपका तो उनका परिचय काफी पुराना है, तो जिस मोदी को आप हाँ, 1972 से जानते हैं, क्या ये वही मोदी है या बदल गए हम? नहीं, बदले नहीं है, और एक नया रूपरेखा दिखाई पड़ा है। मैं नहीं सोचता था कि ये इतना मैं और कोई नहीं, ये इसकी चरित्र नहीं है। क्योंकि हम जब उसको जानते थे, पहले पहले तो मेरे से 10 साल उम्र में कम है। और पहली बार मैं जब विद्यार्थी परिषद में आकर भाषण दिया था 1972 में, ग्वालियर में, तो तब ये विद्यार्थी परिषद के थे। और विद्यार्थी परिषद होने के कारण मुझे यानी मेरी स्वागत किया था मंच से। फिर इमरजेंसी काल में जब गुजरात एक सुरक्षित जगह था हम लोगों के लिए, थोड़े जी दिन के लिए, जी वहाँ जनता मोर्चा की सरकार थी। जी तब मैं दूसरे जगहों से विदेश जाने के पहले मैं 6 महीने इंडिया में था। उस 6 महीने में मैं जब थक जाता था तो आरएसएस मुझे विश्राम करने के लिए गुजरात भेजते थे। तब ये रेलवे स्टेशन आकर के मेरे लगेज लेकर अपने गाड़ी चलाते, वो मुझे एक मिनिस्टर के घर में छोड़ते थे। और बाद में मेरी इधर उधर की मीटिंग होती थी। जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कई चीज़ों पर मुझसे मदद मांगी। जैसे उनको पता लगा कि ये ओबामा और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति हैं, जी हाँ, वो हार्वर्ड में गए थे, और वहाँ से मेरी दोस्ती उनसे है। कई फोटोज भी आए हैं जहाँ ओबामा और मैं बड़े आराम यानी स्नेह के साथ नमस्ते कर रहे हैं दोनों। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका से काफ़ी डर है, तो ओबामा से बात करके वो मेरा ठीक करिए। तो इस प्रकार से थी। परंतु पता नहीं क्या हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नए रूप देखा। ये बिल्कुल बदल गए थे। और मैंने उनको कहा था पहले दिन, जो क्योंकि सारे आप देखेंगे उस समय तो अखबार में यही आ रहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, ये हम लोगों ने ही पढ़ा था, हमें भी लगता था कि आप तो हाँ, उनके काफी हाँ, नजदीक है। हाँ। और मुझे भी कहा गया था कि इसके लिए तैयारी करो। और एक दो ने कहा कि नहीं, आप फॉरेन मिनिस्टर होंगे तो अच्छा होगा, इसके लिए बात चल रही थी। जब मेरा नाम कहीं नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे उनके नया निवास स्थान हाँ उसमें उन्होंने बुलाकर मुझे कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपको मिनिस्टर बनाना। तो मैंने कहा, मैंने कब कहा आपसे मुझे मिनिस्टर बनाना? मैं आप मेरे लिए कुछ काम दोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं अपना काम बना लूंगा। और उन्होंने 10 लोगों को ये बताया अभी, ये आया भाई, ये मुझे मुंह पर कह दिया कि तुम काम नहीं दे सकते, तो मैं खुद कर लूंगा। जब मैं संसद सदस्य बना, उस समय भी मैंने कभी इनसे नहीं कहा था कि मुझे बनाओ। संघ के तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन आया कि तुम बन रहे हो। तो राजनाथ ने मुझे जानकारी, गडकरी, ये तो हमारी दो लोग पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी बात चल रही है और ऐसा होने वाला। तो उस समय के बाद एमपी बनने के बाद भी मुझे कहीं किसी कमेटी में नहीं बैठाना, कहीं आने नहीं देना किसी। तो मुझे समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं किसी ने उनको कहा होगा कि ये स्वामी तुम्हारा चैलेंजर है।
ये तुम्हें गिरा भी सकता है, तुम्हें बैठा भी सकता है, ये अपने अपने के लिए भी कर सकता है, पता नहीं क्या हुआ। तो उससे चली, और एक दिन हमारी जो एमपी मिनिस्टरशिप खत्म हुई, एमपीशिप खत्म हुई, उसके बाद मैंने देखा कि इन्होंने, मैं जेड सिक्योरिटी होने के कारण मुझे एक घर दिया गया, उसके बाद ही तो मैं एमपी बना। जी तो घर में से भी निकलने के लिए कहा। फॉर्चुनेटली मेरी पत्नी की घर है जी ग्रेट कैलाश है, ये इसमें निजामुद्दीन निजामुद्दीन में। जी। मैं तुरंत वहां चले गया। तो लगा कि इस आदमी तो मुझे बस छोटा सा जमीन में भी खड़े होने के लिए नहीं देगा। यू फील तो वहां चीटेड से डॉक्टर साहब? मैंने आज तक जो भी मैंने कहा है सब नीति पर कहा है। उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है वो तो मैं हजार जानता हूँ, वो मैं बोलूंगा तो लोगों का दिमाग फट जाएगा। वो मैं बिल्कुल बोलता नहीं हूँ, You क्योंकि have been a दूसरे man लोग of principle. Everybody knows in the political spectrum that you have been a man of principle. You never compromise from your principles. आप कभी below the तो, belt war नहीं करते. That everybody is aware of. हाँ, तो इसीलिए आज उनको मैं कहता हूँ, जो सबको पहले से कहा गया था कि दो दो टर्म ही मिलेगी प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो अब वाजपेयी का तो दो टर्म हो नहीं सका क्योंकि दूसरे टर्म में हार गए। जी। अब इनका इनका जो दो टर्म के बाद छोड़ के जाना चाहिए था। तो आपको लगता है कि मोदी जी इस तरह की सोच के व्यक्ति हैं? वो जाएंगे? वो जाने के लिए तो तैयार दिखते नहीं है कहीं से भी। नहीं नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जानते हैं, क्योंकि कई और समस्याएं हैं जो मैं बोल नहीं सकता। जी। बट उन्होंने ऐसे समझौता की है जो बाहर आएगा तो उनके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, आप बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत वोकली आपने कहा कि भाई वो लोग आपसे हर इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ इतना बोलते हैं, फिर भी पार्टी आपको क्यों नहीं निकाल रही? और आपका जवाब हमेशा यही होता है कि भाई उन्हें मालूम है कि स्वामी साहब एक ऐसा हथियार है कि उसको अपने ही उसमें रखो। अगर वो बाहर चले गए और अगर उस तोप का मुंह उनकी तरफ हो गया तो कोई बचाएगा नहीं। नहीं, मैं वो मजाक के लिए कह रहा था। बट वास्तविकता यह है कि किसी देश में आप चले जाइए जहाँ लोकतंत्र कई सालों से है या जी कई शताब्दियों से है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जहां तक सिद्धांत का विषय है, वो पार्टी में होते सबको अधिकार होती है बोलने के लिए। विंस्टन चर्चिल मिनिस्टर होते हुए वो बोला बिल्कुल, और चैपलिन उसकी का बात सही नहीं आलोचना निकली। करते उसकी बात सही निकली। थे कि तुम हिटलर के साथ जा रहे हो, गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश में भी कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो भगवान नहीं बनता है, वो हमारी बल से बना है। तो इसीलिए उसके लिए जो या वो यदि प्रधानमंत्री कहते हैं अच्छा हर 2 हफ्ते में एक चाय पीने के लिए आ जाओ और मुझे बताओ क्या गलत मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं बाहर नहीं बोलता। हमें वो फोरम ही नहीं है। मुझे कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव में मैं नहीं हूँ। यानी कोई भी नाम लीजिए, मैं तो चाराना का मेंबर हूँ, और देश में और दुनिया में सब जानते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप मेरी बेइज्जती करोगे तो फिर वो चाणक्य जैसे यानी लस्सी डालूंगा सबके बिल्कुल बिल्कुल। घास की झाड़ पर। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब सब जानते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी शिव की तीसरी आंख है, दुर्वासा का अवतार है। अगर उन्होंने एक बार तय कर लिया, ये तो आपकी ख्याति है कि जिसके ऊपर भी आपने केस किया है वो बचा नहीं। अगर डॉक्टर स्वामी की निगाह पड़ गई तो वो आपने कोई केस हारा नहीं है आज तक। आपने सोनिया हाँ गांधी, नहीं, राहुल गांधी, जितने विलम्ब मामले हुआ आप। पर तो हारा नहीं। हाँ, जी। तो मैं ये सब सही बात जानते हैं। है, मैंने विलम्ब हुआ है बट हारा नहीं एक भी अभी तक। जी। या तो ये बात सच है क्या? अक्सर ये बात उठती है कि आपके पास सबकी सीक्रेट फाइल है, इंक्लूडिंग मोदी। इसलिए मोदी जी को लगता है कि भाई ये जो भी कर रहे हैं अपनी पार्टी में करने दो, क्योंकि डॉक्टर स्वामी कम से कम इतना डिसिप्लिन मानते हैं कि जब तक वो पार्टी में रहेंगे ऐसी बातें नहीं कहेंगे। पार्टी से निकल गए तो फिर बचाना मुश्किल है। हाँ, फिर तो छूट हो जाएगी मुझे। जी वो तो बात सही है, मुझे नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या है, परंतु मैं उसकी सारा इतिहास जानता हूँ। और इसीलिए मैं कई चीज़ों में, वो सार्वजनिक विषय हैं, परंतु ऐसा मैं बोलूँगा तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन क्या आपको निराश किया मोदी जी के मतलब एक तो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, एक होती है बौद्धिक क्षमता, और एक होती है स्टेटमैनशिप। तो किन किन उस पर आप किन कसौटियों पर आप मोदी जी से निराश हुए?
मैं तो मोदी से बिल्कुल निराश किसी बात पर नहीं हूँ। मैंने देख लिया कि उसने मंत्रियों को क्या क्या दर्जा दिया है। सबको चपरासी बना के रखा है। जो भी काबिल हैं जैसे गडकरी हैं उनका क्या किया है। गडकरी बुरा नहीं माने वो तो अलग बात है, परंतु सबको पता है कि उसने क्या किया। राजनाथ कितना दुखी है ये भी मैं जानता हूँ। और जो चापलूसी करते हैं उनको कितना आगे बढ़ाया है ये भी जानता हूँ। जिनको कोई जानकारी नहीं है परंतु चमचे बने हुए हैं उनको उन्होंने कितने क्या पद दिए हैं ये भी मैं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के भविष्य के लिए अब मोदी को छुट्टी करके जाना चाहिए, नहीं तो उसको विवश करना चाहिए जाने के लिए। तो विकल्प कोई आपकी निगाह में है जिसको आपको लगता है कि जो व्यक्ति योग्य हो? ये ये तो पुराना ये तो पुराना बीमारी है। विकल्प कोई नहीं, विकल्प बहुत है। परंतु मैं आज आपका गिद्दी दिखाऊंगा तो किसी को छोड़ दूंगा तो उसको बुरा लगेगा। करेक्ट करेक्ट। तो आप हमसे हमेशा ये कहते सब हैं। मेरे पार्टी के दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको। कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है। एक और बात आप समी, आप अक्सर पहले तो अक्सर आप, कहते थे पहले तो कहते थे नेहरू के बिना कोई हो ही नहीं सकता इस देश में फिर राज स्वामी करने शास्त्री वाला। जी आए, शास्त्री जी आए। शास्त्री आए तो पहले तो उसको चिड़िया कहते थे उसको, हम्म, पहले जो। हम्म, और इतना शानदार उन्होंने बनाई काम उनकी किया। हत्या होने के पहले, इतना शानदार उन्होंने किया। तो अच्छा, एक और आप हमेशा ये बात लगभग हर इंटरव्यू में कहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो मोदी जी के 10 साल रहे वो ज्यादा भारत के लिए खराब रहे या उससे पहले के 50 साल ज्यादा? नहीं देखिए, हमारी बीजेपी की कोई भी ऐसा सरकार, वाजपेयी को हो या इनका हो, कांग्रेस जैसा बुरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस में एक ही राज मैं जानता हूँ जिसने बहुत ईमानदारी से किए, और कांग्रेस ने उनको यानी अपने अपने पार्टी से यानी एक अपमान करके अलग किया, वो है नरसिम्हा राव। जी जी। नरसिम्हा राव ने वास्तव में एक किया जिसको मैं कहूँगा क्रांति। और राजीव गांधी करने चाहते थे, उनका भी ये था, परंतु वो बंधे हुए थे कई चीजों में, और आखिर में शीघ्र ही उनकी हत्या हो गई, खत्म हो गए, जी वो जी। चले गए। नहीं तो वो उनकी भी इरादा थी कि ये जो मेरी माँ की जो सोशलिज्म थी या मेरे यानी माय ग्रैंडफादर का जो थी ये इस देश में चलेगा नहीं, उसको वो ढील देने शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन नरसिम्हा राव उसको बहुत आगे ले गए थे। जी और नरसिम्हा राव को मैं कहूँगा कि नरसिम्हा राव को इन लोग हम लोगों ने ही उनको भारत रत्न दिया है। जी जी। परंतु कांग्रेस ने उनको उनकी लाश को आने नहीं दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में। ये क्या कितना गिरावट है। जी जी, बहुत क्योंकि बहुत हम ही। जानते हैं कि सोनिया गांधी की चरित्र ऐसी है कि वो संस्कार में उसका कुछ विश्वास नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से एक पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, जी। उसको आप उसकी लाश को आने नहीं देते हो। तो मैं कहता हूँ कि ये है हमारी पूर्वज की इतिहास। परंतु वास्तव में अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा है कि सिर्फ मोदी आने के बाद एक दो चीजें हुई है ऐसा मैं मान नहीं तो सकता। आपने तो इतना लंबा राजनीति का समय देखा है, आप अभी लगातार इंटरव्यूज में जाते हैं, आप लेक्चर सीरीज में जाते हैं, पूरे देश में आज भी घूम रहे हैं, मंदिरों का केस हाँ आप लड़ रहे हैं। तो आपकी हाँ। अपनी समझ क्या कहती है इस चुनाव में? आपको लगता है जो नैरेटिव इस समय काम कर रहे हैं, जो हेट स्पीच मोदी जी ने भी मुसलमानों को लेकर दी, इलेक्शन बॉन्ड जो इतना बड़ा मुद्दा सामने आया, आपको लगता है बीजेपी को उतने नंबर मिल पाएंगे? बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, इतना तो मुझे मुझे लगता है। तो ऐसी स्थिति में और क्या फिर तो डॉक्टर स्वामी की जरूरत पड़ेगी, और तो कोई है नहीं जो अपोजिशन को लेकर। जोड़ने में तो मेरी काबिलियत का जी फायदा होगा। जी अब मैं क्या बनूंगा उसमें नहीं बनूंगा उसमें मुझे चिंता नहीं है। वास्तव में मैं बनूंगा तो एक बड़ी एक रेवोल्यूशन जैसा, एक मैं नहीं कहूंगा कि क्रांति होगी परंतु एक परिवर्तन होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जहां हमारी इकोनॉमी जो है वो 10 साल के अंदर चाइना से आगे चली जाएगी और अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी।
तो वो हमने थोड़ा कुछ किया था। फिर जब नरसिम्हा राव उसको आगे ले गए थे, चंद्रशेखर थे, तो मैंने थोड़ा कुछ किया था, परंतु बहुत कम काल के लिए। हम उस समय मिनिस्टर थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। तो आज मैं यही कहूँगा कि हमारी तो एक ही है कि एक परिवर्तन लाना है हमारी अर्थ प्रणाली में, जिससे सारे इस देश में लोग हैं उनको पूर्ण पूर्ण रूप बेरोजगारी मिटकर उनको अच्छे नौकरी मिल सकेगी। और जो मध्यम वर्ग है, जिसको सब लोगों ने चूसा है, उस मध्यम वर्ग को दोबारा उठाकर, क्योंकि उनकी ही बचत के कारण हम आज इतने आगे आ सकते हैं। अब वो बचत कम होते जा रहा है। मोदी के काल में बचत, जो मीडियम यानी मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, मध्यम वर्ग, उनका बजट, उनकी जो बचत है वो कम होते जा रही है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। जी जी। तो ये चीजों को ठीक करने के लिए मैं तो समझता हूँ कि किसी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। हमारे देश में सब कुछ है, उसको हम दोबारा सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो आप ये एक तरह की आपने ये प्रिडिक्शन की है, आपका ये मानना है कि इस समय बीजेपी को उतने नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो एक मिलीजुली सरकार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें एक चाणक्य की भूमिका या एक सबको इकट्ठा लेकर आने की भूमिका के लिए तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ बीजेपी में मैं ही एक व्यक्ति हूँ जिनका अनेक पार्टी में कहीं ना कहीं चार पांच प्रमुख लोग दोस्त हैं, जिनसे हमारी ओपन बात हो सकती है। इसीलिए हम पिछले बार भी जब नरसिम्हा राव के काल में हो या चंद्रशेखर काल में हो, हमने जोड़ जोड़ के एक सरकार भी बनाई थी। जी। आज मैं ये कहूँगा कि बीजेपी को थोड़ी दिन के लिए बाहर रहना चाहिए, सत्ता में नहीं होना चाहिए। थोड़ी अंदर की सफाई करने के बाद जो सरकार बनेगी, खिचड़ी इंडिया हो या कोई भी हो, वो 1 साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद नए चुनाव होंगे, उसमें हम भारी बहुमत से दोबारा आ सकते हैं, हमारी अंदर की जो शुद्धिकरण करने के बाद। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। वैसे तो देखिए, आपकी ममता जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, आपकी साउथ में हाँ अच्छे संपर्क हैं। तो यदि जी। ऐसी कोई सिनेरियो बनता है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर उतने नंबर नहीं मिले, तो आपके पास गडकरी जी हैं, आपके पास राजनाथ जी हैं, आपके पास और भी कई नाम हो सकते हैं। अभी हाँ उनकी चर्चा हाँ नहीं की जा सकती, लेकिन एक ऐसी हाँ। संभावना, आप सशक्त एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें माइनस मोदी, बीजेपी एंड अलाइज पार्टी, ये आप कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी बाहर से सपोर्ट करना चाहिए, कोई मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। और मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में भी मैं हाँ, तो आपके दो वहां भी बार अच्छे से, जी मुंबई बिल्कुल। से लोकसभा शरद पवार जीता आपके हूँ। दोस्त हैं, शरद पवार आपके हाँ, दोस्त हैं। नहीं, आपके सबसे ज्यादा बाल ठाकरे का ठाकरे। बेटा, बाल ठाकरे का बेटा हाँ आपका बेटा, दोस्त है। हाँ। हाँ, हाँ, बाल ठाकरे भी था, ये भी जी है। जी जी। और आज भी मिलते रहते हैं। तो मुझे झगड़ा तो कांग्रेस में भी बहुत तो एक परिवार से है बस। बाकी बाकी लोग सब परिवार जब देख रहे नहीं है और या तस्वीर में नहीं है, तो वो सब बहुत स्नेह के साथ हमारे साथ बात करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र में होना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई जहर नहीं होना चाहिए। ऐसी राजनीति में हम पनप सकते हैं और कर भी सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि सरकार बने, उसमें बीजेपी बाहर रहे, ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी अंदर भी कुछ शुद्धिकरण करना पड़ेगा। वो हम सरकार होते हुए नहीं कर सकते हैं। उसमें सरकार की बनने की बात आ जाएगी तो फिर दुनिया भर के आशाएं जग जाते हैं। तो बाहर रहकर सपोर्ट करके करनी चाहिए। तो ऐसा मैं जो सोचता हूँ। बट ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आखिर में आरएसएस के बिना तो कोई निर्णय हो नहीं सकता। आरएसएस के दिमाग में क्या है, मैं अभी नहीं जानता हूँ, थोड़ी दिन के बाद जरूर जान लूंगा। परंतु आप आज वो जो आपकी उनका आरएसएस में, कहने की रूपरेखा में है। या देखिए, आपने हिंदू एजेंडा के लिए या हिंदुत्व के एजेंडा के लिए जितना कंट्रीब्यूशन जी आपने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। तो आरएसएस के सारे लोग उससे परिचित हैं। तो आरएसएस में तो हाँ आपकी नेतृत्व से बात होती होगी चिंतन शिविर में, जो
जिन बातों को लेकर मोदी जी की सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं, सारी एजेंसीज को कैपिटलाइज कर लिया है, हर चीज पीएमओ करेगा, सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है, मतलब सबको, जो भी आदमी थोड़ा बड़ा हो उसको छोटा कर दो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, सबको छोटा कर दो। तो इसको लेकर क्या आरएसएस में कोई इंटरनल कभी चिंतन नहीं होता कि भाई ये व्यक्ति पूजा कैसे हो गई? व्यक्ति पूजा तो कभी आरएसएस में होती नहीं थी। देखिए, आरएसएस जब जनसंघ बनाई थी तब तो उनके दिमाग में साफ था कि जब हमारे ऊपर कटाक्ष होती है, हमारे ऊपर आलोचना होती है, कोई पार्लियामेंट में हमारे पक्ष में बोलता नहीं है, तो इसीलिए हमारे में से ही कोई पार्लियामेंट जाना चाहिए। और जब भी हमारी बात, हमारी आलोचना आती है तो खड़े होकर हमारी यानी बोलनी चाहिए हमारे पक्ष में। ये था। अब धीरे धीरे फिर चुनाव में भी इनको लड़ा के जिताओ, वहां शुरू हुआ, बढ़ते गई। अब आखिर में आरएसएस समझती है कि भाई हमारा तो काम यह है कि एक शक्तिशाली पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी चलाएं और हमारी भी रक्षा करें। पर आरएसएस ही सारी चीजें करें, ठीक करें, ये करें, वो करें, पॉलिसी, ये अपेक्षा करना मैं समझता हूँ गलत होगा। तो मैं ये कहूंगा कि आरएसएस को अपने समय पर चुनने दीजिए, उनको जो ठीक समझेंगे कौन सा समय में हमको बोलना चाहिए, करना चाहिए, वो करेंगे तो बड़े तरीके से करेंगे। मैंने ये देखा है, जब अडवाणी जी की छुट्टी कराई थी उन्होंने, वो जिन्ना के बारे बोलने के बाद बड़ी तरीके से उन्होंने 1 मिनट में सारा कर दिया। आरएसएस एक बार निर्णय करेगी तो फिर बीजेपी में कोई कुछ कर नहीं सकता, उसके अनुसार ही करनी पड़ेगी। और आरएसएस के कार्यकर्ता के बिना कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता। एग्जैक्टली उनकी जो ताकत तो आरएसएस का संगठन ही है, तो काडर तो वहीं से आता है। अब आज आपके पास सब लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, 30-40% लीडरशिप आपकी कांग्रेस से आई है। और जो आपका अपना कार्यकर्ता है, अब अगर आज आप कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लेंगे तो जो कार्यकर्ता पिछले 20 साल से वहां काम कर रहा है, जो जिला अध्यक्ष है, उसे कैसा फील होगा? आप रातों रात हिमाचल में 6 लोगों को बोलते हो कि आ जाओ इधर। आप मतलब किस तरह की चीजें हो रही है? सूरत में जो हो रहा है, इंदौर में जो हो रहा है, आपने नॉर्थ ईस्ट में वहां से लोग ले लिए, जितिन प्रसाद को आपने ले लिया, माधवराव सिंधिया के बेटे को आपने ले लिया। मतलब आप सोचिए कि जो महाराष्ट्र में आपने किया, उसके बाद तो राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक प्रिंसिपल, सिद्धांत, कंफ्यूजन होता है लोगों को रोज। मतलब इतने अपडेट तो गूगल और एंड्रॉइड फोन के नहीं आते जितने आजकल बीजेपी में होता है कि 1 मिनट में आप इधर से उधर हो जाएंगे। ये पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी में आवाज देने के लिए कोई मंच नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि चुनाव होते थे, उसमें जनरल बॉडी बनती थी, उसमें से कार्य समिति बनती थी, उसमें से पार्लियामेंट्री बोर्ड बनती थी, सब ये चुनकर आते थे। अब तो सिर्फ चमचे हैं जो भी हैं आज। और क्योंकि वहाँ यानी इलेक्शन का नाम ही नहीं है, सब मनोनीत हैं, और मनोनीत कौन? एक व्यक्ति करता है। तो ऐसे समय में आपको अपेक्षा करना कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है, यानी कोई बोलता है, कैसे बोलेंगे जब वो चुने गए हैं अपने योग्य के आधार पर नहीं, परंतु अपने यानी जिसको कहते हैं चापलूसी कितना करते हैं उसके आधार पर। तो फिर ऐसे ही होगा। अब इसको बदलना होगा, और आरएसएस बदल सकती है, बट आरएसएस कब बदलेगी वो तो वही निर्णय करेंगे। मुझे नहीं पता है, किसी और को नहीं पता है। वो अपने आप इसको रखते हैं, और जब कदम उठाएंगे तो बड़ी निर्णय इसका बहुत बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से जब आप बात कर रहे हो तो हमेशा वक्त कम पड़ता है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। इस एपिसोड में, इस वीडियो में सारी बातें समेटना जो डॉक्टर स्वामी के पास है संभव नहीं है। तो आप बने रहिए, इस बातचीत का अगला भाग
अगली वीडियो में, जिसमें डॉक्टर स्वामी ने और भी कई रहस्य उद्घाटन किए हैं, कई ऐसी बातें बताई हैं जो देश को जानना जरूरी है। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।